हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 23rd लेक्चर है और रोटेशनल मोशन का सेकंड लास्ट पार्ट 5 है। और इसमें हम इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर्स 1.247 टू 1.256 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें चलते हैं, फिगर देख लो। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू भी दिया हुआ है और इसको देखो यूनिफॉर्म डिस्क की तरह लेना है। और यहाँ पे कोई स्लिप नहीं है। तो तुम्हें वर्क डन बाई फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये फाइंड करना है कितना होगा। आई थिंक फिगर से ही काफी हद तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सुनो, सबसे पहली बात, यहाँ पे टेंशन अगर T1 है मान लो, और यहाँ पे टेंशन मान लो T2 है, और ये A से नीचे जा रहा है, तो ये A से इधर आएगा और ये अल्फा से घूमेगा भी, और यहाँ पे एक मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और वो कितना लगेगा, म्यू m1 g। ये आ गया। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको यूज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले m1 को अगर मैं देखूं, m1 की इक्वेशन क्या होगी, देखो t1 माइनस म्यू m1g इक्वल टू m1a। अगर मैं m2 की इक्वेशन देखूंगा तो m2 की क्या होगी, बताओ, m2g माइनस t2 इक्वल टू m2a। अगर मैं अल्फा की इक्वेशन देखूंगा तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई, और T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज, T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। और रेडियस दे रखी है, रेडियस की चलो आवश्यकता नहीं होगी, तो ये हो जाएगा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, और उसको डिस्क लेना था तो हाफ mr स्क्वायर। ये थर्ड हो गया। और अगर यहाँ पे कोई स्लिप नहीं होनी है, इस जगह पे कोई स्लिप नहीं होनी है, तो A इक्वल टू आर अल्फा, ये और लिख सकते हैं। ये फोर्थ हो गया। अब हमारे पास अननोन्स कितने आ गए, अननोन्स आ गए T1 T2 A और अल्फा। इनको सॉल्व कर सकते हो, बस हो गया। अब तुम्हें वर्क डन बाई फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना था। तो देखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर लेना है हमें, तो बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगी ना, एफ एस कॉस थीटा। अब एफ कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन वाला लगेगा ना, इसका मतलब म्यू m1g लगेगा, और इसका टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और थीटा का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। तो यहाँ पे फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। तो इसको लिख दोगे 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकल जाएगा। तो ये तो रूटीन मेथड होगी। अब चलते हैं ए निकालने की दूसरी मेथड। ये मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, शॉर्टकट मेथड कह सकते हो। ए निकालने की
मैंने बोला था ना नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करोगे। अब नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ देखो, m2g इधर आया और माइनस म्यू m1g ये आ गया, तो ये तो बना नेट पुलिंग फोर्स। क्यों? m2g माइनस म्यू m1g। अब चलते हैं टोटल मास में। m1 और m2 का ट्रांसलेशनल मोशन है, तो उनका पूरा मास आएगा, और m का रोटेशनल मास है, रोटेशनल मोशन है, और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाफ mr² होता है, तो उसके मास को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस हाफ ऑफ m। ये मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये मेथड बता रखी है, 2 क्वेश्चंस में की थी मेरे ख्याल से, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा। टोटल मास में एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, m1 और m2 का ट्रांसलेशनल मोशन है, तो उनका पूरा मास आ जाएगा, और डिस्क का रोटेशनल मोशन है, और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाफ का टर्म आता है, तो इसका मतलब उसका मास कितना लोगे, हाफ ऑफ मास ऑफ डिस्क ये लोगे बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंडर है r रेडियस का, और इसको ओमेगा नॉट से ऐसे छोड़ देते हो, और इधर भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, और इधर भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, तो तुमसे कहता है नंबर ऑफ रोटेशंस कितने लेगा जब ये फाइनली रुक जाएगा, फाइनली स्टॉप्स। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिलेंडर है, ओमेगा नॉट से तुमने ऐसे छोड़ दिया, और दोनों तरफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, तो तुमसे कहता है टोटल रोटेशंस कितने करेगा रुकने से पहले। तो सबसे पहले फोर्सेस पे चलते हैं। एक तो देखो लगेगा वेट mg, एक यहां से नॉर्मली एक्शन आएगी, इसको n1 कह देता हूं, एक ग्राउंड से नॉर्मली एक्शन आएगी, इसको n2 कह देता हूं, और यहां पे अगर देखोगे तो इसका रिलेटिव मोशन नीचे को है, नहीं है, इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन नीचे को है, इसका मतलब वॉल से ऊपर को मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, तो ये इधर को आ जाएगा म्यू इंटू n1। अब यहां पे आ जाओ, बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो रिलेटिव मोशन है वो राइट साइड में है, तो इसका मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम फ्रिक्शन लेफ्ट में आ जाएगी, तो एक इधर को फ्रिक्शन आ जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो आ जाएगा म्यू इंटू n2। मेरे ख्याल से फिगर समझ में आ गई होगी, देख लो क्या क्या। ये mg आ गया, ये n1 आ गया वॉल से, ये n2 आ गया ग्राउंड से, इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन नीचे को है, नहीं है, इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन नीचे को है, तो इसमें वॉल से ऊपर को मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू n1। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इसका रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइट साइड को है, तो ग्राउंड से इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन इधर को आएगा म्यू इंटू n2, ये फोर्स डायग्राम होगा। अब सुनो, ट्रांसलेशनली अल्टीमेटली कहीं को कोई मोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कहीं नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिलके mg के इक्वल होंगे, तो पहली इक्वेशन बनेगी म्यू n1 हो गया ये बेटा, म्यू n1 प्लस n2 इक्वल टू mg। दूसरा, ये वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा,
तो n1 की वैल्यू म्यू टाइम्स n2 होगी। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहां से n1 और n2 निकाल लेना। फाइंड n1 एंड n2। अब अगला पॉइंट देखो, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब आप ये देखो कि इसका इधर को रोटेशनल मोशन था, ओमेगा नॉट थी इधर वेलोसिटी। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये तो सेंटर से पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये रिटार्डिंग टॉर्क नहीं देंगे, नहीं है, रिटार्डिंग टॉर्क नहीं देंगे। तो टॉर्क तुम्हें किससे मिलेगा बताओ? टॉर्क तुम्हें मिलेगा इससे और इस वाले फोर्स से, और दोनों की सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। तो ये दोनों के दोनों इधर को अल्फा देंगे, रोकेंगे ना उसको, एंगुलर रिटार्डेशन देंगे। तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना होगा देखो, अल्फा। एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा, ये होगा टाउ नेट अपॉन आई। और नेट टॉर्क कितना होगा? म्यू n1 r प्लस म्यू n2 r। और तुमसे सिलेंडर बोला था, तो हाफ mr स्क्वायर कर दोगे, ये आ जाएगा एंगुलर रिटार्डेशन। और ऑब्वियस ही बात है ये कांस्टेंट आएगा। तो मैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर -2 अल्फा थीटा लगा सकता हूँ। अल्फा कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। और फाइनली हम ओमेगा को 0 रख देंगे। तो यहां से थीटा निकालने लेना कि रुकने से पहले कितना एंगल घूम जाएगा, फाइंड थीटा। और रुकने से पहले तुमने एंगल निकाल लिया कि कितना एंगल घूम गया। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे वो फाइनली थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होंगे। सो ये कह लो, ये आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, तुमने ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया। वॉल से और ग्राउंड से मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेंगे और वो रिटार्डिंग टॉर्क देंगे। इसका मतलब एंगुलर रिटार्डेशन देंगे और उससे ये रुकेगा। और तुमसे कहता है कि रुकने से पहले वो कितना एंगल, कितने टर्न्स घूम चुका है। तो एक तो मैंने फोर्सेस आपको दिखाए और मैंने आपसे कहा कि ट्रांसलेशनली कोई मोशन नहीं है। तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया, हॉरिजेंटल फोर्सेस को बैलेंस किया और n1 और n2 की वैल्यू निकाली। उसके बाद n1 n2 और mg ये सेंटर से पास हो रहे हैं, तो ये तो टॉर्क देंगे नहीं। म्यू n1 और म्यू n2 जो टेंजेंशियल लगे हुए हैं और जिनकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है, वो रिटार्डिंग टॉर्क देंगे। तो वहां से तुम अल्फा कैलकुलेट करोगे और लास्ट में अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और लास्ट में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर -2 अल्फा थीटा से थीटा निकाल लोगे कि रुकने से पहले वो कितना एंगल घूम जाएगा। और लास्ट में जो नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं वो थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्क है और ओमेगा से घुमा के उसको हॉरिजेंटल सरफेस पर छोड़ देते हो आप, और हॉरिजेंटल सरफेस लेकिन रफ है, म्यू दिया हुआ है। और तुमसे कहता है कि कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगी। टाइम कितना होगा
व्हेन स्टॉप्स। ये क्वेश्चन भी आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसको ओमेगा से घुमा के आप रफ ग्राउंड पे रख देते हो और उसके बाद तुमसे पूछता है कि कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा। अब इसमें देखो कंसेप्ट क्या है, इसमें जो रिटार्डिंग टॉर्क होगा या फिर एंगुलर रिटार्डेशन होगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन आएगा कांस्टेंट। समझ गए ना, आएगा कांस्टेंट। और अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो टॉर्क होगा या अल्फा होगा ये निकलेगा तो बाई इंटीग्रेशन, लेकिन कांस्टेंट आएगा। अभी निकालेंगे इसको, बाद में निकालेंगे, बट कांस्टेंट। इसका मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। तो यहां से जो टी आएगा वो ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा आएगा। ये कह लो। अब बात आती है कि टॉर्क या अल्फा इंटीग्रेशन से कैसे निकलेंगे, राइट। टॉर्क और अल्फा बाय इंटीग्रेशन। आप एक देखो ना, जैसे ये है, इसको तुमने ऐसे घुमा के छोड़ा था, तो इस पे फ्रिक्शन उल्टा लगेगा ना। नहीं है, इस पे फ्रिक्शन उल्टा लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। सपोज करो यहां से r डिस्टेंस पे एक dr की स्ट्रिप ले लेता हूं। ये dr की स्ट्रिप ले लिया, ध्यान से देखना, और मैंने घुमाया ऐसे था। इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। अब सुनो, इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो 2πr इंटू डी होगा, और यहां पे जो मास होगा वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल बॉडी है और यूनिफॉर्म बॉडी है। अब सिंपल सी बात है कि पाई आर स्क्वायर का जो मास है वो m है। इसका मतलब वन एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से तुम dm डी एरिया का इसका मास निकाल सकते हो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, और इसको मैं कह देता हूं डी एम। अब सुनो, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो टेंजेंशियल लगेगा, और म्यू इंटू डी एम इंटू जी लगेगा। फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। इसका मतलब जो छोटा सा टॉर्क आएगा वो एफ इंटू आर के इक्वल होगा। ये इंटू है, ध्यान रखना, एफ इंटू आर के इक्वल होगा। और अगर तुम्हें बड़ा टॉर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन डी टाउ कर देना, और आर की लिमिट 0 से लेके आर की लिमिट कैपिटल आर कर देना। ये तो तुम्हें रिटार्डिंग टॉर्क पता चल गया।
इसका मतलब जो एंगुलर रिटार्डेशन होगा अल्फा, वो आ जाएगा टॉर्क अपॉन हाफ mr स्क्वायर। ये आ गया बस। एक बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा से समझा रहा हूं, सुन लो। तुमने डिस्क को ओमेगा से घुमा के एक रफ सरफेस पे रख दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो तुमसे कहता है कि कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा। तो जो इसमें फ्रिक्शन लगेगा वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, उसका टॉर्क भी उल्टी डायरेक्शन में आएगा, तो उससे जो एंगुलर रिटार्डेशन होगा अल्फा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मैंने आपसे कहा कि टॉर्क या अल्फा निकलेगा तो इंटीग्रेशन से, लेकिन आएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां से टाइम की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। और टॉर्क या अल्फा जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था, उसका मैंने क्या तरीका बताया जो है, जैसे आप देखो ये था, यहां से तुम r डिस्टेंस पे गए और dr की स्ट्रिप ली। इसको थोड़ा सा देख लेना, r डिस्टेंस पे गए, dr की स्ट्रिप ली, तो पहले मैंने इसका एरिया निकाला, उससे मास निकाला, और एक चीज और, ये घूम ऐसे रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, उल्टा लगेगा, ध्यान रखना। ये हो गया। उसके बाद मैंने फ्रिक्शन निकाला, उसके बाद मैंने इसमें छोटा सा टॉर्क निकाला, F इंटू आर, और फिर टॉर्क को 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल टॉर्क पता चल गया तुम्हें, और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दिया, वहां से हमारा। अच्छा, यहाँ से पे ना कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है कई बार, वो कहते हैं कि सर आपने टॉर्क या अल्फा निकाला तो इंटीग्रेशन से, लेकिन उसको कांस्टेंट कह दिया, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बच्चे कहते हैं ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो इंटीग्रेशन से निकालना एक अलग चीज होती है बेटा, जो है ना, इंटीग्रेशन से निकालना एक अलग चीज है, लेकिन उससे जो वैल्यू निकल के आई, वो थोड़ी जरूरी है कि वेरिएबल हो। जैसे आप ये बताओ कि मान लो एक रॉड है बेटा, इस टाइप से है, ये रॉड है। अब अगर मैं इसका मास निकालूंगा, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मास इंटीग्रेशन से निकलेगा, नहीं है, मास तुम्हें लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन एक बार जो भी मास निकल के आ गया, वो वेरिएबल थोड़ी होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। जो भी इसका मास होगा वो क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा। तो ये कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई क्वांटिटी हम इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं तो वो वेरिएबल हो, तो इससे इसको लिंक कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखी है, और फोर्सेस का मोमेंट मतलब टॉर्क कह रहा है बेटा, ध्यान रखना, जो है डिसलेरेट हो रहा है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये कह रहा है। तो मीन एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ओवर टोटल डिसलेरेशन टाइम। ये हमने शुरुआत में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे, अगर तुम्हें याद हो दोबारा सुन लो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखी है, और फोर्सेस का जो मूवमेंट है, इसका मतलब टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जब तक ये पूरा नहीं रुक जाता है, ठीक है ना, जब तक ये पूरा नहीं रुक जाता है, तो तुम्हें एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालनी है, ये कह लो। अब तुम एक बात बताओ कि टॉर्क कह लो या अल्फा कह लो, ये प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा दिया हुआ है। तो एनीवे मेरे को अल्फा से मतलब है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस के टाइम्स रूट ओमेगा कह सकता हूं मैं, और इसको अल्फा को मैं डी ओमेगा बाई डी टी लिख दूं, नहीं है,
अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ। उसके बाद टी की लिमिट्स रख देना 0 से टी, और ओमेगा की लिमिट्स रख देना ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो यहां से तुम्हें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता चल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। टॉर्क या फिर अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस के रूट ओमेगा कर देना और उसको डी ओमेगा बाई डी टी कर देना। माइनस इसलिए यूज किया बिकॉज रिटार्डेशन है। टी की लिमिट्स रख देना 0 से टी, और ओमेगा की लिमिट्स रख देना ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो वहां से तुम्हें ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता चल जाएगा। उसके बाद ओमेगा को 0 रख देना, और टी फाइंड कर लेना। तो तुम्हें वो टाइम पता चल जाएगा जब वो रुक गया। क्यों नहीं, वो टाइम पता चल गया जब तुम्हें रुक जाएगा। उसके बाद तुम्हें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, और एवरेज वैल्यू का क्या वे होता है बेटा, जो है एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम 0 से टी, टी मतलब जब रुक गया हो, तो ये कितना हो गया, ये इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, ये मेरे ख्याल से जानते हो गए एवरेज वैल्यू निकालने का, 0 से टी अपॉन टी, ये कर देना बस हो गया। और टी मैंने तुमसे कहा ये कौन सा वाला टाइम है, व्हेन इट स्टॉप्स। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, अगर तुम्हें याद हो, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, ये कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सिंपल है। सिलेंडर दिया हुआ है, मास m और रेडियस r, ये वाला, हाँ, और इसमें l लेंथ की एक थिन कॉर्ड जिसका मास m है, वो बाउंडेड है। तो तुम्हें एज ए फंक्शन ऑफ x इसका अल्फा कैलकुलेट करना है। मतलब x इज द हैंगिंग पार्ट, ठीक है ना, x इज हैंगिंग पार्ट। और यहां पे कोई स्लिप नहीं दे रखा है, इधर पे कोई स्लिप नहीं है। एक बार दोबारा देख लो। सिलेंडर में जिसका मास कैपिटल M रेडियस r है, एक L लेंथ और स्मॉल m मास की एक कॉर्ड पूरी लपेट रखी है, और वो धीरे धीरे नीचे गिर रही है, कॉर्ड धीरे धीरे नीचे गिर रही है। तो तुम्हें एज ए फंक्शन ऑफ x सिलेंडर का अल्फा फाइंड करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन ये कह रहे हो। तो इसको तुम एक काम करना, दो पार्ट में करना बेटा। जैसे ये है, देखो ये लेंथ x है मान लो, और इसका जो मास है वो मान लो mx है। तो पहले तो वो कितना होगा ये बता देता हूं मैं, m अपॉन l इंटू एक्स, यूनिटरी मेथड लगाइए। l लेंथ का मास m, 1 लेंथ का मास m बाई एल, x लेंथ का मास इतना। अब ये क्या है, देखो इस पे टेंशन ऊपर लगी होगी, और mx इंटू जी नीचे रहा होगा, और ये सिस्टम A से नीचे आ रहा होगा। अब लेकिन इसके ऊपर भी अगर तुम देखोगे ना भाई, मतलब इसका जो अपना मास m है वो तो है ही है, इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो m माइनस एम एक्स इतनी लेंथ, अभी कॉर्ड की भी तो है कि नहीं बताओ, जो है कॉर्ड की भी है ना, और इस पे ये टी लगा हुआ है नीचे, और ये अल्फा से घूम रहा है। मेरे ख्याल से फिगर समझ में आ गई होगी क्या है। सिलेंडर में अगर तुम देखोगे तो उसका जो मास m है वो तो है ही है, कैपिटल M, लेकिन उसके ऊपर अभी m माइनस एम एक्स उतनी लेंथ की कॉर्ड भी है, अभी नहीं है, उतनी लेंथ की कॉर्ड भी है,
तो अब तुम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इक्वेशन बना लो। क्या है सुनो, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, mx इंटू जी माइनस टी इक्वल टू एम एक्स इंटू ए। एक तो ये हो गया। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं, एल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई, और यहां पे टॉर्क तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ टेंशन का आएगा, क्यों? तो T इंटू आर आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा देखो, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो सिलेंडर का आ गया, ठीक है ना, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो सिलेंडर का आ गया, प्लस एम माइनस एम एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये जो कॉर्ड है उसका हो गया, क्योंकि कॉर्ड का पूरा मास आर डिस्टेंस पे ना, अगर आप देखोगे तो कॉर्ड का पूरा मास कितना बेटा जो है आर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और लास्ट में ए इक्वल टू आर अल्फा, बिकॉज यहाँ पे कोई स्लिप नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल टू आर अल्फा बन जाएगी। ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां से तुम क्या करोगे, फाइंड एल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये फाइंड कर लो बस। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। सिलेंडर है, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, उसके ऊपर एम मास की, स्मॉल एम मास की और एल लेंथ की एक कॉर्ड लपटी हुई है, और वो कॉर्ड धीरे धीरे नीचे गिर रही है। तो तुम्हें सिलेंडर का एल्फा फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो फिर मैंने ये दो अलग अलग फिगर बना ली बस, ये कह लो। तो एक मैंने ए की इक्वेशन लिखी, एक मैंने अल्फा की इक्वेशन लिखी, और लास्ट में सिलेंडर में कोई स्लिप नहीं दे रखी थी, तो तुमने ए इक्वल टू आर अल्फा उतना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो सुन लो क्या है। ये स्क्वायर दिया हुआ है और ये अल्फा दिया हुआ है, तो तुम्हें लिमिट निकालनी है फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, कि स्लिप ना करे। तो मेरे ख्याल से इसमें तुमने रिजल्ट सुना होगा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, हर स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है, टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, ये होता है। मेरे ख्याल से ये पढ़ा होगा ना, कि अगर प्योर रोलिंग हो रही हो, नहीं है, अगर प्योर रोलिंग हो रही हो तो फिर म्यू की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब सिलेंडर के लिए ये कितना रख दोगे बताओ, आई की वैल्यू कितनी रख दोगे, आई की वैल्यू रख दोगे 2/5 रख दोगे, क्यों 2/5, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन 5/2, 7/2 मेरे ख्याल से, क्यों? अच्छा 2/5 एम आर स्क्वायर, ये हो गया। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 ऑफ 10 अल्फा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ बेटा, जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। और एक तुमसे कहता है कि अगर प्योर रोलिंग चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालनी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे देखो, काइनेटिक एनर्जी में एक तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, और एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। अब v इक्वल टू 80 करोगे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे 2/5 mr², और ओमेगा को लिखोगे अल्फा टी, और अल्फा को लिखोगे a/r, और लास्ट में रह गया ए कितना होगा, क्यों ए कितना होगा। तो मेरे ख्याल से प्योर रूलिंग के केस में ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तुम जानते होगे ए की जो वैल्यू होती है वो जी साइन थीटा, जी साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr² होगा, क्यों। और आई को यहाँ पे लिख दोगे 2/5 ऑफ mr²। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर प्योर रोलिंग चल रही है। तो एक तो तुम हाफ mv² लिखोगे और हाफ आई ओमेगा² लिखोगे, v को लिखोगे at, ओमेगा को लिखोगे अल्फा टी, और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फा की वैल्यू a/r होगी, क्यों अल्फा की वैल्यू a/r होगी। और a फिर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जी साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr², और आई की वैल्यू हो जाती है 2/5 ऑफ mr²। ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तुम्हें दिख ही रहा होगा फिगर से। सिलेंडर है, मास दिया हुआ है, रेडियस दे रखी है, और टेंशन निकालना है तुम्हें हर किसी में, और एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, और दूसरे पार्ट में टाइम डिपेंडेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये निकालना है। फिगर तुम्हें दिख रही होगी, साफ साफ दिख रही होगी। फिगर क्या है, एक तो तुम्हें टेंशन निकालना है, और वो नो स्लिप तो होता ही होता है, ध्यान रखना नो स्लिप तो होगा ही होगा। एक तो तुम्हें ये निकालना है टेंशन, और एक एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, और तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालनी है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वो बनाऊं ना, तो देखो क्या होगा बेटा, ये है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखो ये टी और टी, ये मैं 2t ले रहा हूं एक साथ, ये mg हो गया, और इसकी वजह से ये a से नीचे आएगा, और ये अल्फा से ऐसे घूमेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से फिगर समझ में आ रही होगी ना, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बेटा, जो है mg और 2t ऊपर, और a और अल्फा। तो सबसे पहले मैं a की इक्वेशन लिख देता हूं। तो ये बनेगा mg माइनस 2t इक्वल टू m इंटू a। एक तो ये बन गया। अब मैं अल्फा की इक्वेशन लिख दे रहा हूं, अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क तुम्हें दिख रहा होगा 2t का आएगा, क्यों, तो ये 2t इंटू आर, और सिलेंडर दिया हुआ है तो इसका अंदर हाफ mr², ये रख लोगे। और लास्ट में एक पॉइंट ये देखो, ध्यान से देखना, ये पॉइंट रेस्ट पे था, तो स्ट्रिंग का जो ये वाला पॉइंट था ये भी रेस्ट पे था, और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, क्यों नहीं होता, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी रेस्ट पे आना चाहिए। तो एक तरीके से अगर देखोगे तो इस पे ए नीचे आएगा, और ये आर अल्फा इधर आएगा, एक्सीलरेशन के टर्म्स में अगर देखूं तो आर अल्फा। तो तीसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, तो ए इक्वल टू आर अल्फा बन जाएगी, बस हो गया। अब हमारे अननोन्स क्या क्या थे, टेंशन था, ए था, और अल्फा था, क्यों, ये अननोन्स थे ना, टेंशन था, ए था, और अल्फा था। तो यहां से टी और अल्फा फाइंड कर लेना, बस हो गया। वैसे भी तुमने देखा होगा ज्यादातर जगह नहीं होता, हम सीधे सीधे ए इक्वल टू आर अल्फा लगा ही देते हैं अगर कोई स्लिप ना हो। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लॉजिक बता दिया तुम्हें, क्या लॉजिक था, एक बार दोबारा देख लो ना। जैसे ये था बेटा, ये है,
ये है और ये है, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, इसका मतलब ये रेस्ट पे, अगर देखोगे तो ये रेस्ट पे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए नीचे और आर अल्फा ऊपर। क्यों? तो ए की वैल्यू आर अल्फा ये कर देना। अब तुम्हें ये भी निकालना था इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सुनो, पावर का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं ना, एफ वी कॉस थीटा। इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये हो गया। अब आप देखो फोर्स कौन सा है, mg है, और v कितना है, 80 है। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का। तो आप देखो फोर्स भी नीचे लगा है और उसकी वेलोसिटी भी नीचे है, इसका मतलब थीटा को यहाँ पे कितना रख दोगे, 0 डिग्री रख दोगे, बस हो गया। तो इसका मतलब mg इंटू 80 हो जाएगा पावर जो आपको निकालनी है, mg a t। और ए तुम ऑलरेडी पिछले पार्ट में निकाली चुके होगे, नहीं है, ये पिछले पार्ट में निकाली चुके होगे, तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे ना, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है। बस तुमसे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा अगर पढ़ोगे तो ये पूरे का पूरा ना ए नॉट से ऊपर जा रहा है बेटा। बस क्वेश्चन पूरा देख लेना, ये ए नॉट से ऊपर जा रहा है। तो एक तो तुम्हें वही दिया हुआ है कि सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है, एक तो ये तुमसे पूछा हुआ है, और एक इसका एक्सेलेरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है, जिससे ए नॉट से ऊपर जा रहा है। तुम पूरा क्वेश्चन अगर इसको पढ़ोगे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे, बिल्कुल सिमिलर टाइप का वो क्वेश्चन है। मतलब ऐसे देख लो, अगर मैं ये बनाऊं तो ये है बेटा। ये ऐसे समझ लो बस, बिल्कुल ये है, ये ए नॉट से जा रहा है, ये है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, ये कह लो। तो एक तो तुम्हें एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर निकालना है रिलेटिव टू कार, इसको कार बोला है इसने। और फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर ऑन द सीलिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर ऑन द सीलिंग। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही डायग्राम बनाना है, एक स्यूडो फोर्स लगा देना। जैसे ये है, ये हमने 2t लिया था, क्यों, और इस पे नीचे को एक तो mg आया, और एक स्यूडो फोर्स और आ जाएगा, बस हो गया, m इंटू ए नॉट और आ जाएगा। और ये ए एक्सीलरेशन ये नीचे है मान लो, और ये अल्फा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। सिर्फ आपके क्या दिया हुआ है कि पूरे का पूरा जो कार है वो ए नॉट से ऊपर जा रही है, और ये जो ए आ रहा है ये रिलेटिव टू क्या आ रहा है, कार आ रहा है, रिलेटिव टू कार। फिर से वही इक्वेशन बना देते हैं। सबसे पहले मैं ए की इक्वेशन बना रहा हूं, तो ये बनेगी mg प्लस m ए नॉट इक्वल टू m इंटू ए। एल्फा की अगर लिखूं तो टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क तुम्हें दिख रहा होगा 2t इंटू आर डिवाइडेड बाई आई, का मतलब हाफ एम आर स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा ए इक्वल टू आर एल्फा, ये हो गया बस। एक तो तुम यहां से ए फाइंड कर लो। और दूसरा
थ्रेड ने सीलिंग पे कितना फोर्स लगाया? 2t लगाया, बस हो गया। नहीं है, थ्रेड ने सीलिंग पे कितना फोर्स लगाया? 2t। तो दूसरा जो तुम कर दोगे F इक्वल टू 2t, लेकिन वो डाउनवर्ड्स लगाया, ध्यान रखना। सीलिंग पे अगर देखोगे तो डाउनवर्ड्स आएगा। ये क्या, लेकिन मैंने पिछले उसमें भी तुम्हें बताया हुआ है कि इरोडोप ने कई चीजें ना बड़े वेक्टर फॉर्म में दे रखी है बेटा। जैसे ये ए है, ए वेक्टर, जी वेक्टर, माइनस ए नॉट वेक्टर, जी वेक्टर, माइनस ए नॉट वेक्टर। तो ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं किसी एक को बता देता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, किसी एक का आंसर तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे तुम फिर दिमाग लगाओगे बेटा बाकी में। जैसे अगर मैं मान लो इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? देखो 2/3 जी माइनस ए नॉट दिया हुआ है। 2/3 जी वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर। तो एक तरीके से कितना हो गया? देखो 2/3 जी वेक्टर में माइनस ए नॉट वेक्टर ऐड करना है। अब ये बताओ, जी वेक्टर डाउनवर्ड है और ए नॉट वेक्टर ऊपर को था, तो माइनस ए नॉट वेक्टर भी डाउन होगा। तो एक तरीके से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। नहीं है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको मैं लैंग्वेज में ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इसको मैं लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब जो ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी, वो आएगी 2/3 जी प्लस ए नॉट, डाउनवर्ड्स आएगी। मतलब हमारा जो आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, हम जिस मेथड से कर रहे हैं हमारा जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा। ये ध्यान रखना। इसी टाइप से मैं ये वाला और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मेरे ख्याल से अब तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी देख लो। इसको भी अगर देखोगे तो इसका मतलब कितना होगा? देखो बेटा, जो है एफ कितना होगा? एफ जो आएगा बिल्कुल उसी टाइप से देखना। एफ की वैल्यू आएगी m/3 जी प्लस ए नॉट, और ये भी डाउनवर्ड आएगा। और जरा चेक करो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? ये किधर को आएगा जरा बताओ। डाउनवर्ड बोला था कि नहीं बोला था? बताओ जो है। तो ऐसे करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में तुम्हें क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इरोडोक में जो उनके सॉल्यूशन आंसर्स दिए हुए हैं वो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना पड़ेगा उस पर। अब चलते हैं अगले उसमें। ये स्मूथ दे रखा है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। मास दे रखा है 200 ग्राम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। और आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में ये आर दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये आर दिया हुआ है। और तुम्हें एक्सेलेरेशन ऑफ स्पूल निकालना है। तो इसमें देखो क्या करते हैं। ये एक तो आ गया टेंशन टी, और एक तुम्हें लग रहा होगा इधर को एम जी साइन अल्फा लगेगा। और इधर स्मूथ दे रखा है, नीचे स्मूथ दे रखा है। तो इसका एक तो एक्सेलेरेशन ऐसे आ गया, और ये अल्फा से ऐसे घूम गया। क्यों? एक बार थोड़ा क्लीन फिगर बना दे रहा हूं, सुन लो। ये आ गया एम जी साइन अल्फा। ये आ गया टी। अब
इससे इसको ए तो मिला इधर को। अच्छा ये स्मूथ है ये, ध्यान रखना। और इस टेंशन के टॉर्क से इसको अल्फा इधर को मिला, ये फिगर बनी। आई थिंक फिगर क्लियर हो गई होगी कि फिगर किस टाइप की बनेगी। अब मैं सबसे पहले ए की इक्वेशन लिख रहा हूं। तो ए की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, एम जी साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। अब मैं अल्फा की इक्वेशन लिख रहा हूं, अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। और टॉर्क तुम्हें दिख रहा होगा सिर्फ टेंशन देगा, क्योंकि एम जी साइन अल्फा तो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा टेंशन इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ये सेकंड हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब लास्ट में देखो क्या है, ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग और जो भी ये स्पूल टाइप का ये पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए, ये है मेन। जैसे हमने पिछले उसमें किया था, तो तुम ये देखो ये रेस्ट पे है, इसका मतलब स्ट्रिंग और स्पूल का ये वाला जो पार्ट होना चाहिए वो एक तरीके से रेस्ट पे होना चाहिए। तो इसको देखो क्या क्या मिलेगा, इस वाले को अगर देखोगे, इसकी बात कर रहा हूं, इसको एक तो ये ए मिलेगा और एक ऊपर को स्मॉल आर इंटू अल्फा मिलेगा। क्यों स्मॉल आर इंटू अल्फा मिलेगा, इसका मतलब तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इक्वल टू स्मॉल आर इंटू अल्फा। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, तो यहां से तुम ए फाइंड करो। एक बार फिगर दोबारा देख लो, क्या था बेटा जो है, एम जी साइन अल्फा सेंटर पे लगेगा, टेंशन ऊपर को आर डिस्टेंस पे लगेगी, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मूथ है तो फ्रिक्शन आना नहीं है। ए नीचे होगा, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ए की इक्वेशन बनाओ, अल्फा की इक्वेशन बनाओ, और मेन मैंने फिर लास्ट में कहा कि ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग और स्पूल का ये वाला जो पोर्शन होना चाहिए वो भी रेस्ट पे आना चाहिए। तो वहां से इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ए इक्वल टू स्मॉल आर इंटू अल्फा, ये एक इक्वेशन और बन जाएगी, तो वहां से निकाल। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ, सिलेंडर दिया हुआ है, मास एम, वो सब तुम्हें दिख ही रहा होगा, अपने आप फिगर से काफी हद तक क्लियर हो जाता है ना। हम इंडियंस में एक यही प्लस पॉइंट है बेटा, कि हम लोग, हमारा परसेप्शन बहुत अच्छा होता है, फिगर से ही हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं जो है ना। तो तुमसे कह रहा है कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फॉर नो स्लिप। हाँ, और फिर उससे एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, नो स्लिप, ये कह लो। तो एक तरीके से हमें फ्रिक्शन को मैक्सिमम लेना बस हो गया, क्यों नहीं है, फ्रिक्शन को मैक्सिमम लेना है, ये कह लो। तो अगर मैं इसका एक 2D फिगर बनाता तो देखो क्या होता, यहां पे एफ लगता, यहां पे एम जी लगता, ये एन आता, और ऑब्वियस सी बात है तुम्हें लग रहा होगा कि ये राइट हैंड साइड को जाएगा ना, अगर तुम देखोगे तो राइट हैंड साइड को जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे म्यू इंटू एन लगा दो। और
इसका ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर को, और एक इधर को आ जाएगा अल्फा। फिगर देख लो, डायग्राम समझ में आ रहा होगा क्या है। इतना तो फील आ रहा होगा ना कि अगर मैं फोर्स को नीचे को लगाऊंगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा बेटा जो है ये। अब सुनो, वर्टिकल में इतना पक्का है कि वर्टिकल में वो जंप नहीं करेगा, तो एक इक्वेशन तो बनेगी n इक्वल टू mg प्लस f। एक तो ये आ गई। अब मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना रहा हूं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना रहा हूं, तो म्यू n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। अब मैं अल्फा की इक्वेशन बना रहा हूं, टॉर्क अपॉन आई। अब ध्यान से देखना, इसका और इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो होगा, एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, और म्यू एन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दोनों के दोनों टेंजेंशियल लगे हुए हैं। लेकिन हमें क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा लेना है, क्यों? तो इसका मतलब ये होगा एफ इंटू आर माइनस म्यू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। ये हो गया। और लास्ट में कोई स्लिप नहीं होनी है, तो ए इक्वल टू आर एल्फा तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? अगर कोई स्लिप नहीं होनी है तो ए इक्वल टू आर एल्फा रहेगा ही रहेगा, तो ए इक्वल टू आर एल्फा कर लेना। यहां से एफ और ए निकाल देना, बस हो गया। और सिंस हम ऑलरेडी फ्रिक्शन को मैक्सिमम ले चुके हैं, म्यू इंटू एन ले चुके हैं, इसका मतलब ये उसकी मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी, फोर्स और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी। तो आई थिंक फिगर मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इस फिगर को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो किस टाइप की फिगर बनेगी? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, कैपिटल एफ वो नीचे, और राइट हैंड में साइड में जाएगा, ये तुम्हें खुद ही फील आ रहा होगा। तो फिर इसलिए जो फ्रिक्शन होगा वो राइट साइड में लगेगा ना, नहीं फ्रिक्शन राइट हैंड साइड में लगेगा, तो इधर को आ गया, क्योंकि राइट को अदरवाइज ले कौन जाएगा बेटा उसको। वैसे भी अगर आप देखोगे, क्योंकि ये फोर्स वर्टिकल है, ये फोर्स वर्टिकल है, ये फोर्स वर्टिकल है, तो अल्टीमेटली उसको राइट में ले जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए ना, लॉजिक सी बात है। तो म्यू इंटू एन ले जाएगा कैलकुलेटर। तो फिर आप जैसे नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं वो सारी इक्वेशंस बना लो, और ए इक्वल टू आर एल्फा वो और अप्लाई कर लो। आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली हमारा रोटेशनल मोशन का लास्ट लेक्चर होगा। तो थैंक यू एंड गुड डे।